एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा जो बिहार ईएसआई है उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स कवर कर लिए हैं और अभी इसमें एक और सेट हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी आपका जो दिन में सेट चालू हुआ है 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 दिन में आपका जो मेंस के स्पेशल के लिए है वो सेट भी आप सभी लगाओ, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है और वो सारे क्वेश्चंस मैंने खुद कंपाइल किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उसको लगाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अभी का अपना टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? यह है आपका गेहूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूनान के एथेंस में आपका पहला ओलंपिक खेल हुआ था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत जो है यानी मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है वह 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। और इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? पियरे डी कुबर्टिन। अब आपसे ये भी पूछा जाता है पियरे डी कुबर्टिन कहाँ से थे? तो बहुत सारे लोग इसमें यूनान आंसर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो गेम है वो यूनान से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये गलत है, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता है। जल्दी बताओ। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है 1917, दूसरा है पैरासाइट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये है पैरासाइट। ठीक है, 1917 को बेस्ट फिल्म एट बाफ्टा 2020 दिया था। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म 1917 को चुना गया। लेकिन ऑस्कर का अगर बात किया जाए तो पैरासाइट है जिसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, और इसने टोटल 4 अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये पहला नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। तो नॉन इंग्लिश मूवी है, तो कहाँ की ये मूवी है? ये है साउथ कोरियन मूवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा परिचालन रेल नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा अभी कौन है? यह है दिल्ली मेट्रो, और दूसरा बन गया है हैदराबाद मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय ने एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन है वो? वो है कुंबले, अनिल कुंबले। इनके पास है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर है? और अगर इनका बात करें तो इन्होंने 10 विकेट लिया था एक मैच में। ठीक है, और वर्ल्ड में इनका अगर पोजीशन देखें तो वर्ल्ड में ये सेकेंड, जो सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं ये सेकेंड है। तो पहला कौन है? ये है जिम लेकर। कौन है? जिम लेकर, और ये यूके के प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने टोटल कितना विकेट लिया था? इन्होंने टोटल 56 विकेट लिया था। कितना? 56 विकेट। ठीक है, और कुंबले ने 10 विकेट लिया था एक टेस्ट मैच में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है दुबई में। आपका जो बुर्ज खलीफा है वो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या है नाम इसका? द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कौन सा है? यह है टोक्यो, जापान का शहर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? सबसे लंबा नदी पर बना पुल, जल्दी बताओ कहाँ है? यह है कहाँ? असम में। ठीक है, सबसे लंबा नदी पर बना पुल ये धौला सिंधिया पुल जो है, धौला सिंधिया ब्रिज, ये लगभग 9.15 किलोमीटर, कितना? 9.15 किलोमीटर के आसपास है। ये असम में स्थित है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है महात्मा गांधी सेतु जो बिहार में स्थित है। धौला सिंधिया से पहले नाम इसी का था पहले पोजीशन पे। ठीक है, ये लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है जो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट कहाँ शुरू किया गया है? हुनर हाट की शुरुआत कहाँ की गई है? कहाँ हुआ है इसका शुरुआत? इसका शुरुआत हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदियों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। कौन सा है? यह है तोराह। अगला क्वेश्चन है अखिल कुमार किस खेल से जुड़े हैं? अखिल कुमार किस खेल से जुड़े हैं? किस खेल से जुड़े हैं अखिल कुमार? जल्दी बताओ। तो अखिल कुमार जुड़े हैं बॉक्सिंग से। किस खेल से जुड़े हुए हैं अखिल कुमार? ये भारतीय बॉक्सर हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पार्क जो कानपुर में स्थित है किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क आप सभी जान रहे हो किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। कहाँ है ये? ये है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक भारतीय गोल्फर है। ठीक है, आप इनको मिल्खा सिंह से कंफ्यूज मत करना जो धावक थे। ठीक है, ये हैं जीव मिल्खा सिंह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश है वो देश है इंग्लैंड। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान कौन है? ये है इंग्लैंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया? जल्दी बताओ किसने किया? तो वो है झांसी की रानी, जिन्होंने लड़ते हुए अपना दम तोड़ा था। 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, संभवतः जून का महीना था। और इनके खिलाफ कौन लड़ रहे थे अंग्रेज की तरफ से? ये भी आपसे पूछा जाता है। ये है यूरोज। ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का थोड़ा सा एक लॉजिक है। अपने तरफ से हीरोइन है। ठीक है, झांसी की रानी ये हीरोइन ही थी हमारी भारतीय की तरफ से। ठीक है, और उधर से कौन था? उधर से था हीरो। तो इधर से हीरोइन, उधर से हीरो। ठीक है, इस थोड़ा सा एक लिंक लगा के आप याद रख सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है। ये समाचार पत्र है यंग इंडिया, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है माउंट एकांकोगुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? माउंट एकांकोगुआ पर चढ़ाई करने वाली, जल्दी बताओ कौन है वो है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? यह है देखो रूपी, श्रीलंकाई रूपी। श्रीलंका में क्या चलता है? रूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? इन चारों में से आपको बताना है बांग्लादेश के साथ किसका सीमा मिला हुआ है। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो कौन सा देश है? ये देश है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से बांग्लादेश का सीमा मिलता है। अगला क्वेश्चन है एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एशिया में होते हुए भी ये देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, वो कौन सा देश है? वो देश है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की, जो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। अगला क्वेश्चन है एशिया में कितने देश हैं? जल्दी बताओ, एशिया में टोटल कितने देश हैं? देखो अगर एशिया में देशों की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको अलग अलग जगह अलग अलग कोई आंसर मिल सकता है। कहीं आपको 48 मिलेगा, कहीं आपको 49 मिलेगा, कहीं 50 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यूएन के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड देश है वो कितना देश है? वो देश है टोटल 48। ठीक है, यूएन ने टोटल 48 देशों को रिकॉग्नाइज किया है जो एशिया में है। अब 50 कहीं मिलेगा, कहीं 49 मिलेगा। तो कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है लेकिन अभी स्वतंत्र है नहीं। ठीक है, तो उतना दिमाग आपको लगाना नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जो रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अगर उसको हटा देंगे तो 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या गया। जैसे रूस हुआ, तुर्की हुआ, कजाकिस्तान हुआ। ठीक है, ये सब यूरोपियन देश भी हैं और एशियन देश भी हैं, तो कई बार इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑन एन एवरेज जो आंसर होगा वो है 48। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेवार थी? तो ये कंपनी है यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और ये घटना कब हुआ था? ये घटना हुआ था 1984 में। ठीक है, कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बहुत बार ये आपसे पूछा गया है।
और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग 3000 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी और उस शहर के लगभग भोपाल के उस एरिया में जो भी लोग थे लगभग सभी इससे प्रभावित हुए और बहुत सारे लोग विकलांग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? कौन सा वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? वो है दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर डैश राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान किया जाएगा? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो फरीदाबाद में है इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर किया गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में गलती से मैंने डाल दिया है, तो आप सभी यहाँ पे देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि ये सामने में AJ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में आयोजित किया गया था मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो PNR में P किसके लिए आता है? ये आता है पैसेंजर के लिए। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? टिकट तो आप सभी यूज करते हो, जल्दी बताओ। रेलवे में PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है। इसका होता है शॉर्ट फॉर्म PNR। ये सब आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज इसके लेखक कौन है? प्राइड एंड प्रेजुडाइज के लेखक कौन हैं? जल्दी बताओ। ये उपन्यास लिखा गया है ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक जल्दी बताओ। किनको कहा जाता था क्वीन ऑफ टॉक? ये कहा जाता था आफ्रा विनफ्राई को। किसको कहा जाता था? आफ्रा विनफ्राई को। कौन है ये अमेरिकन मीडिया एग्जीक्यूटिव थी, ये एक्ट्रेस भी थी। ठीक है। और इनका एक टॉक शो चलता था जो बहुत ही फेमस था। ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता था क्वीन ऑफ टॉक। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेशी थे। ठीक है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है ग्रामीण बैंक का संस्थापक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? आसान सा क्वेश्चन है। महामना टाइटल है मदन मोहन मालवीय का। अगला क्वेश्चन है, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी जिसका नाम है NG एक्सपो 2020। NG एक्सपो 2020 इसका 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है या किया गया? ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी बताओ। कहाँ किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया था बड़ोदरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? रिसर्च इन मोशन किस क्षेत्र की कंपनी है? किस क्षेत्र की कंपनी है? तो आप जानते हो ब्लैकबेरी जो मोबाइल बनाती है। ठीक है। तो रिसर्च इन मोशन इसी के साथ संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी? सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो सुंगलू समिति का नियुक्ति जो हुआ था वो 2010 कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था, सुंगलू समिति का। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है नियाग्रा फॉल्स? तो ये USA में स्थित है। कहाँ स्थित है? USA में। ठीक है। USA और कनाडा के बॉर्डर पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी बताओ। इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? ये है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ये है आदर्श वाक्य इंडियन एयरफोर्स का।
और इंडियन एयरफोर्स का अगर गठन का बात करें तो कब हुआ था? 1932 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसका अगर हम लोग अभी वर्तमान में चीफ कौन है उसका बात करें तो भदौरिया जी। ठीक है, भदौरिया ये हैं इसके चीफ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? ब्रिक का एक सदस्य नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा वो राष्ट्र है। ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स ऐड कर लो एस। ठीक है, तो ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है, जल्दी बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये ब्रिटेन है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इसका गठन हो गया था 2009 में, और इसमें जो लास्ट देश जोड़ने वाला है वो है साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? यह है बरगद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें 4 शेर हैं। क्या है? 4 शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर जो अशोक स्तंभ में है। अगला क्वेश्चन है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? स्वराज पार्टी, इसका गठन 1922-23 में हुआ। ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो संस्थापक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, और कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो ये जो पाकिस्तान नाम आप जानते हो यह किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। ठीक है, 1932 से 1935 ईस्वी के बीच कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई की है चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, इन्होंने ही ये जो पाकिस्तान टर्म है इसकी परिकल्पना की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो आसान सा क्वेश्चन है, 1975 में ये घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। लेकिन आपका आंसर क्या हो सकता है? 25 भी हो सकता है, इसलिए मैं दोनों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो आपके ऑप्शन में रहेगा वही मारोगे आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? जल्दी बताओ, कब की गई? 2005 में। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये दोहरी नागरिकता क्या होता है? दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक आदमी तो यहाँ जो रह रहा है उसको नागरिकता मिलता ही मिलता है, और अगर कोई ऐसा आदमी है जो विदेश में रह रहा है, ठीक है, फिर भी उसको भारत की नागरिकता दी जाती है, लेकिन वह बहुत ही लिमिटेड एरिया में है और बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ है। ठीक है, हर किसी को ये 2 नागरिकता नहीं मिल सकता है, इसके लिए कुछ रीजंस हैं, तो वो अगर वैलिड होगा तो ही मिलेगा। ठीक है, और ये लागू हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ गया कि कौन किसको मिल सकता है। देखो, अगर कोई फॉरेन के डिप्लोमेट है, ठीक है, और वह भारत में रह रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता मिल गई है, अगर उनके बच्चे हुए तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर उनको नागरिकता नहीं मिली है, अब उनके बच्चे यहाँ हुए और वो पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो उस केस में उनको दोहरी नागरिकता दी जाएगी उस बच्चे को। एक तो उस देश का वो नागरिक है ही, दूसरा यहाँ का दिया जाएगा, लेकिन एक टेनर के साथ कि इतने साल तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के केसेस जब आते हैं तो दोहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में लिखा हुआ है, और हमारे पास मूल अधिकार जो अभी कितना है वो है 6। ठीक है, 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। वह किसमें था ये मुझे बताओ। आर्टिकल 19 के किस भाग में ये था स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार जिसको हटाया गया है? ये था 19F। अच्छे से याद रख लो, एग्जाम में आता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा ये हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ।
आरटीआई कानून कब से प्रभावी है? तो आरटीआई कानून 2005 से प्रभावी है। ठीक है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कब से ये प्रभावी है? 2005 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाना है? जल्दी बताओ। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये भारत में बन रहा है पहली बार। कहाँ बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन टीम के चीफ नेशनल कोच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है वो कोच कौन है। कौन है वो कोच? वो कोच हैं, जल्दी बताओ, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो आज के क्वेश्चन सारे आसान हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ये है माइका। इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो देश है वो है भारत। अगला क्वेश्चन है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? कितना है? यह लगभग 15.4%। ठीक है, अगर हमारे जीडीपी का हम लोग बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है 15.4%, और अगर इंडस्ट्री का बात करें तो यह है लगभग 23%, और सर्विस सेक्टर का अगर बात करें तो यह है लगभग 61.5%। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो रेलवे स्टेशनों की संख्या भारत में कितनी है? यह है लगभग 7349, 7349 रेलवे स्टेशन के आसपास अभी रेलवे स्टेशन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के त्यौहार हॉर्नबिल को पहली बार कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में भी हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाना है। ठीक है, इस वर्ष से स्टार्ट किया गया है, और ये अगरतला में इसका आयोजन किया गया था इस वर्ष। ठीक है, और हॉर्नबिल त्यौहार का अगर बात करें तो ये बेसिकली कहाँ का त्यौहार है? ये बेसिकली नागालैंड का त्यौहार है, लेकिन इस बार से त्रिपुरा में भी इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, जल्दी जल्दी करते जाओ। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप कहाँ है? जल्दी बताओ, सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ स्तूप स्थित है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समूह कचारी कहाँ रहता है? कचारी जनजाति समूह कहाँ रहता है? कहाँ का है? ये असम का एक जनजाति है। ठीक है, क्या नाम है जनजाति का? कचारी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? हो ची मिन्ह शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये साइगोन के नाम से जाना जाता था। ये हो ची मिन्ह शहर ये वियतनाम का है, और ये पहले साइगोन के नाम से फेमस था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक ग्रसित रहता है? यह है उत्तरी उत्तरी बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की संसद कहलाती है? फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? करंट अफेयर्स में आपने ये सभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिनलैंड का संसद बताओ, वहाँ पे पढ़ाया गया है। संसद, वहाँ के संसद को भी संसद ही कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न को यहाँ पे मिटा लेना है। अगला क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प यूके का? गुलाब। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ये किसकी आत्मकथा है? ये है के रामकृष्ण राव का, और इनके द्वारा ये लिखा गया है, लेकिन इसका विमोचन किया गया था वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है?
यानी आपको एक ऐसा नाम बताना है जो संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है। जल्दी बताओ। तो वो नाम है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था। लघु गणक यानी लॉगरिदम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। एफपीएस पद्धति आप जानते हो, एसआई पद्धति है, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है। तो एफपीएस में आपको द्रव्यमान का बताना इकाई क्या होता है। यहाँ से एफपीएस का फुल फॉर्म याद रखो, फुट पाउंड सेकेंड। क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वडोदरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने किलोवाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने किलोवाट होते हैं? जल्दी बताओ। अब देखो, अगर थोड़ा सा आपका यूनिट में कंफ्यूजन हो गया तो फिर आप आंसर गलत करके निकल जाओगे। अब अधिकतर बच्चे आंसर करके 746 निकल जाएंगे, लेकिन 746 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 746 वाट होता है और आपसे पूछा गया किलोवाट। तो किलोवाट क्या होगा? आप उसको 1000 से भाग दे दोगे। तो 746 को अगर 1000 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.746। तो ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, पर अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ते हो तो गलत करके आ जाते हो, फिर बाद में रोगे सर गलती हो गया, सिली मिस्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो ये होता है लाल। ठीक है। आपको जो ऑर्डर है वो याद रहना चाहिए। ऑर्डर क्या है? वी वग्योर, या हिंदी में बैजानी ह पीनाला। ठीक है। तो बैगनी से ये शुरू होता है और ला लास्ट में लाल होता है। ठीक है, बैजानी ह पीनाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी में ऊपरी और निचले जो उसका बिंदु है उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? यही डिफरेंस उसको जो सेल्सियस स्केल है, ठीक है, उससे उसको अलग कर देता है। कितना है? वह है 180 का। और हमारे जो सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 100 का होता है। इसलिए आपका जो टेम्परेचर है दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो स्केल है सेल्सियस स्केल, उस पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पे अगर बात करें तो यह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो 180 का अंतर है, ठीक है, और वहाँ 100 का अंतर है, इसी कारण से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करें, ये था फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बात करें अब पानी का तो कितना है? यह है 100 डिग्री सेल्सियस, किसमें? सेल्सियस में, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज किया जाता है वो किससे बना होता है? वो लेड से बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? यह है अदिस अबाबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? कौन है वो है चीनी। ठीक है। लवण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नींबू, ये सभी चीज़ों को अगर आप जल में घोलोगे तो ये जो पानी है उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, लेकिन अगर चीनी घोलते हो तो ऐसा कोई रिएक्शन उसमें होगा नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त है? हैबर प्रोसेस किसके उत्पादन में काम आता है? तो अमोनिया के उत्पादन में हैबर प्रोसेस यूज आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को घोलने वाला अम्ल कौन सा है, यानी एसिड कौन सा है? यह है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक बहुत ही पावरफुल एसिड है और इसको कांच को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व किसका होता है? आसान है पर बस दिमाग पे जोर डालो, वो है जल। आप जानते हो जल जब जम जाता है यानी बर्फ, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए घनत्व कम होने के कारण उसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था पर बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिमाग नहीं लगा पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? इन चारों में से आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट किन में नहीं होता है। तो विषाणुओं में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमिचरों में यानी जो भूमि पर रहते हैं उसमें तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? कौन है? वो है चीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन इन चारों में से कौन है? कौन है? वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड कैसा ग्रंथि है? अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी? तो थायराइड यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका किस बीमारी के लिए होता है? आप जान रहे हो उसको, जल्दी बताओ। तो यह है पोलियो के लिए। ठीक है, पोलियो की टीके की खोज किसने की है? जॉनी सॉल्क ने। तो सॉल्क टीका आपको दिया हुआ है, तो इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न एक प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक या आप बोल सकते हो इसको एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक। ठीक है, वो है आपका सल्फानिलेमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? यानी वेजिटेबल जो घी है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एकल और संतृप्त वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये होता है 6। मूत्र का पीएच होता है 4.8 से लेकर 8.4। तो आपका जो एवरेज होगा वो 6 के आसपास आएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल यानी एसिड कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आसान है, जल्दी बताओ कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन ए, जो स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है? अब देखो टीएलडी नहीं है, खुला टीएलडी नहीं है, इसको आंसर करने से पहले आपको टीएलडी क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, और टीएलडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, और जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं उसका एक लिस्ट होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लगभग 3-4 हज़ार अभी टॉप लेवल डोमेन होंगे। अब उसमें से कुछ ओपन होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, ओपन का मतलब होता है उसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा आपका ओपन टीएलडी नहीं है? तो ये है .coop। ये एक तरह का जो स्पॉन्सर्ड है वह टीएलडी है, और ये कॉपरेशन, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म जो COOP जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोऑपरेटिव टर्म के लिए आता है। ठीक है, और इसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सब के लिए बनाया गया था, और ये स्पॉन्सर्ड टीएलडी है। अगला क्वेश्चन है, NIC कार्ड होता है। कंप्यूटर से संबंधित ये टर्म है। ठीक है, इसको NIC का एक और फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। उससे आप कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। और NIC कार्ड क्या होता है? ये PC को जोड़ता है। NIC का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप इसको आंसर कर पाओगे। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, ये होता है NIC का फुल फॉर्म। तो ये PC को जोड़ने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? किसमें की जाती है? जल्दी बताओ। ये की जाती है गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, संगणक क्या हो गया? जो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, आप मान सकते हो कंप्यूटर का जो स्पीड है उसको हम लोग गीगाहर्ट्ज में शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DVD में V का अर्थ क्या है? DVD में V का अर्थ क्या होता है?
इन शॉर्ट आपको डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म आता है तो आप इसको आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वर्सेटाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैम में ए किसके लिए आता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सभी को आता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ए किसके लिए आता है? ये आता है एक्सेस के लिए। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और चर्चे में रहे हैं अभी 2 साल से। ये है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप भी आपका मार्क जुकरबर्ग ने ही खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है? ये जेट्रोबा नामक प्लांट से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जेट्रोबा दिया हुआ नहीं है, अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ये घास है, ये जो जेट्रोबा प्लांट है ये एक तरह का घास है, इसके बीज से बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी और खरीफ आप सभी जान रहे हो, आपको बताना है रबी के कटाई का समय क्या है, कौन सा महीना है? तो यह है लगभग मार्च सब। ठीक है, मार्च सब में रबी की कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर महीनों में रबी फसल बोया जाता है और मार्च सब में इसको काटा जाता है। अभी आपने सुना भी होगा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण से जो गेहूं का जिसका भी फसल लगा हुआ है गेहूं का, उनको काटने में, उनको फसल तैयार करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो गेहूं आपका एक रबी फसल है। इस तरह से आप लिंक लगा के भी रख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का सेट। आई होप कि आज का सेट आपको बेहद आसान लगा होगा। देखो कभी कभी आसान सेट है, टफ सेट है, हर तरह का सेट आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आंसर करके आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ताकि सारी चीज़ आपके रिवाइज होते जाएं। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।